हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और हमारा टॉपिक आज का है पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। ये 11वीं कक्षा का अध्याय है। और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से परिवहन होता है, मूल द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन। तो कुल मिलाकर जितनी चीजें हम यहाँ पर आज उसको समझेंगे और उसे पूरी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, परिवहन। तो यदि पादपों में हम चीजों के परिवहन की बात करें कि पादपों में यह परिवहन किस प्रकार से होता है, तो दो तरह से परिवहन को देखा जा सकता है। एक है छोटी दूरी का परिवहन, है ना, छोटी दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी का परिवहन। और एक परिवहन कैसा होगा, लंबी दूरी का, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस। दो तरह से परिवहन होगा भाई, एक चीज नजदीक ले जाई जा रही है, एक दूर ले जाएंगे। तो जो छोटी दूरी का परिवहन है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता, यह दो प्रकार का होता है। पहला है विसरण और दूसरा है सुसाध्य विसरण। दो प्रकार का छोटे दूरी का। अब लंबी दूरी पर आते हैं। तो लंबी, अच्छा, सक्रिय परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी और साइक्लोसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का घूमना कोशिका के अंदर साइक्लोसिस कहलाता है। यह सक्रिय प्रकार का परिवहन होता है। लंबी दूरी का परिवहन जैसे जल या खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होगा, दारू ऊतक जिसे हम कहते हैं, यानी कि पौधे की जड़ से पौधे के विभिन्न भाग तक किसका पहुंचना, खनिज और जल का पहुंचना। भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के। ठीक है, पोषवाहा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पोषवाहा। पोषवाहा, तो पोषवाहा के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले छोटी दूरी का परिवहन पढ़ेंगे। अब इस बात को एक ही डायग्राम में पढ़ा जा सकता है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक कोशिका झिल्ली उपस्थित है। कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली को अगर आप देखें तो इस कोशिका झिल्ली में एक तरफ अधिक सांद्रता है और एक तरफ कम सांद्रता है। यहां पर लिपिड या जल वैरागी कोई भी, या नॉन पोलर या वसा स्नेही कोई भी अणु है, तो वह अणु अपनी अधिक सांद्रता से सीधे झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता की ओर चला जाता है। इसे कहते हैं सरल विसरण। यह कहलाता है सरल विसरण। तो यह हो गया अपना सरल विसरण। ठीक है, लेकिन अगर कोई जल स्नेही या जल है या पोलर है या आयन है, वसा वैरागी कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, जब वह अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा तो उसके लिए उसे कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होगी जो मेम्ब्रेन में उपस्थित होंगे। और यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा सुसाध्य विसरण। लेकिन इन दोनों में ही जो परिवहन है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा है और जिसमें ऊर्जा की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, तो क्या कहलाएगा, निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहां पर बीच में प्रोटीन उपस्थित है और यह प्रोटीन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन करा रहे हैं, जिसमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सक्रिय परिवहन। क्या कहलाएगा, सक्रिय परिवहन कहलाता है। तो एक निष्क्रिय परिवहन हो गया, एक सक्रिय। निष्क्रिय परिवहन दो है, सरल और सुसाध्य। सुसाध्य जिसमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब विसरण क्या होता है विसरण की यदि बात करें तो जब कोई अणु या आयन या कोई कण अपनी अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से किसकी ओर जाए, कम सांद्रता की ओर परिवहन करता है।
तो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यह एक डाउनहिल, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, उसे हम डाउनहिल कहते हैं। और साधन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रोटीन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह एक रैंडम, मतलब ऐसे नहीं कि भाई इसी साइड में होगा विसरण। मान लो यहां में गैस छोड़ दे तो ऐसा थोड़ा ही वो एक ही साइड बढ़ेगी, वो चारों तरफ बढ़ेगी। और इनहिबिटर का प्रभाव नहीं होता, यह बात हम आगे समझेंगे। संतृप्तता प्रदर्शित नहीं करता, यह बात भी आगे समझ आ जाएगी, लेकिन यह बातें याद रखनी है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि जल और दूध, दूध वाले ने दूध में पानी मिला दिया, तो किसका विसरण किसमें हुआ? तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? अब आप बोलोगे सर दूध का जल में या जल का दूध में। अब समझो, मैंने एक साइड में दूध कर लिया है, एक साइड में जल है। तो जो जल है, दूध है, वो अपनी अधिक अधिक सांद्रता से कहां जाएगा? कम सांद्रता की ओर। तो जल भी तो कहां जाएगा? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। यानी कि दोनों का एक दूसरे में क्या होगा? विसरण। ये अपनी अधिक सांद्रता से कम की ओर, ये अपनी अधिक सांद्रता से कम की ओर जाएगा। ठीक है। अब ठोस, क्या ठोस में विसरण देखने को मिलता है? तो देखो, ठोस में ठोस का विसरण, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है चौक से बोर्ड पर लिखने पर। जब हम चौक से बोर्ड पर लिख देते, उसे मिटा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लिखा रह जाता है, तो यह ठोस का ठोस में विसरण है, जिसका मेरे पास तो एक ही उदाहरण है। दूसरा आता है ठोस में द्रव्य का विसरण। यानी कि स्पंज आपने ले लिया, जल में रखा, तो उसमें क्या हो गया? जल अंदर चला गया। और इसके लिए आप एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसे आप कहते हैं अंतःचूषण या इम्बाइबिशन। अब ठोस में गैस का, तो स्पंज में गैस भरी रहती है। अब आता है द्रव का द्रव में। ठीक है, यानी कि लिक्विड का लिक्विड में। तो जल में इंक मिला दी जाए या दूध मिला दिया जाए जल में, तो लिक्विड का लिक्विड में गैस, जैसे जल में O2 और CO2 घुली हुई होती हैं। और गैस का गैस में, जैसे CO2 या वायु में घुली हुई जो भी गैसेस हैं, तो आपस में एक दूसरे में विसरित होती है, नहीं होती? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसका किसमें विसरण होता है। अब कौन कौन से कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले सांद्रता। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विसरण होगा। ताप, सांद्रता बढ़ाने पर, किसकी सांद्रता? मान लो एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, CO2 की कम है, तो O2 से CO2 की तरफ जाएगा। ताप बढ़ाने पर भी विसरण बढ़ेगा। माध्यम का घनत्व, यानी कि जिसमें हो रहा है, अब देखो यहां ऑक्सीजन है, यहां वैक्यूम है, तो निर्वात है, तो ऑक्सीजन इसकी तरफ जाएगा। अब इधर CO2 है, CO2 की सांद्रता कम है, O2 को जल में विसरित होना है, तो यहां सबसे अधिक विसरण होगा, यहां सबसे कम होगा। यानी कि जिस माध्यम में विसरण हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। पादप की अगर बात करें, तो पादप में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन भी एक प्रकार का विसरण ही है, जिसमें जल अपनी अधिक सांद्रता से आणविक रूप में कम सांद्रता की ओर जाता है। कोशिका के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवहन होता है चीजों का, विसरण द्वारा होता है। लेकिन विसरण एक धीमी गति से होने वाला परिवहन है। यदि दूरी बढ़ा दी जाए तो यह और धीमा हो जाता है। एनसीईआरटी में क्या एक क्वेश्चन दिया गया है, एक 50 म्यूएम की कोशिका में ग्लूकोज का अणु एक सिरे से दूसरे सिरे पर 2 सेकंड में जाता है, तो 1 मीटर की जल में उसे लगभग 32 वर्ष लगेंगे। समझ आ गया? एक 50 म्यू की कोशिका है, उसमें ग्लूकोज के एक अणु को यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन 1 मीटर अगर जल हो तो यहां से यहां तक पहुंचने में 32 वर्ष लगेंगे। तो दूरी बढ़ाने पर विसरण की दर और धीमी हो जाती है। इसके बाद आगे आता है सुसाध्य विसरण। क्या बोला बेटा? सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जिसे कहते हैं। यह परिवहन केवल, याद रखना, यह परिवहन केवल जीवों में मिलता है, केवल जीवों में, जिंदा चीजों में मिलेगा। तो कोई अणु, कण, आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर
प्रोटीन द्वारा, वो चैनल या कैरियर हो सकते हैं, के द्वारा परिवहन होता है। चैनल या कैरियर प्रोटीन के द्वारा परिवहन करते हैं, उसे हम सुसाध्य परिवहन कहते हैं। क्या इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है? नहीं, इसलिए यह एक डाउनहिल प्रक्रिया है, चयनात्मक है। चयनात्मक क्यों? क्योंकि प्रोटीन का प्रयोग हो रहा है, तो प्रोटीन जिसे चाहेंगे उसे लेकर जाएंगे, जिसे नहीं चाहेंगे उसे लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, इनहिबिटर का प्रभाव पड़ता है। जी हां, अगर प्रोटीन को कोई चीज ब्लॉक कर देगी तो यह परिवहन रुक जाएगा और संतृप्तता प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? अब संतृप्तता की कहानी सुनो। मान लीजिए मेरे पास यहां पर क्या है, मेरे पास यहां पर एक ऐसे जार है पानी का, अब इसमें पानी है नहीं, और मैंने इसमें यहां पर 3 छेद कर दिए हैं। ठीक है, अब मैंने पहले यहां तक पानी भरा, तो यहां से पानी बाहर निकलना हो गया। मैं कह रहा हूं यहां से पानी 10 मिलीलीटर प्रति सेकंड बाहर आ रहा है। फिर मैंने जल यहां तक भर दिया, तो यहां से 10 मिलीलीटर प्रति सेकंड और जल बाहर आने लगा, तो 20 मिलीलीटर प्रति सेकंड जल बाहर आ रहा है। फिर मैंने यहां भरा, फिर कितना आ रहा है? 10 ml प्रति सेकंड, यहां से आना शुरू हो गया तो 30 हो गया। इसके बाद मैं इसे यहां तक भर दूं, लेकिन इससे ज्यादा जल बाहर नहीं आ सकता, तो यह हो गया संतृप्तता। सेम कंडीशन किसमें है? सेम कंडीशन किसके साथ होती है? मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में इसी प्रकार से प्रोटीन होते हैं, जिनमें जो भी ऐसी चीज है जो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से ना जा सके, वो इनसे होकर जाती है। जैसे जल, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, और वहां पर प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिन्हें एक्वापोरिन कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, जल छिद्र कहा जाता है। तो अगर हम जल छिद्र को इसी प्रकार से समझें, तो अब समझिए कि यहां पर मेरे पास एक झिल्ली है, और इस झिल्ली में यहां पर कुछ प्रोटीन उपस्थित हैं। तो अब सांद्रता इतनी है, पहले कम थी तो यहां से परिवहन हो रहा था, सांद्रता इतनी बढ़ा दी तो यहां से शुरू हो गया, और बढ़ा दी तो इसके बाद कितनी भी बढ़ाए, इससे ज्यादा परिवहन नहीं होगा। तो यदि किसी झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन किसी विशिष्ट अणु का परिवहन करते हैं, तो अणु की सांद्रता बढ़ाने पर परिवहन बढ़ता है, किंतु जब सभी प्रोटीन परिवहन में व्यस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद सांद्रता बढ़ाने पर परिवहन नहीं बढ़ता, और इसको क्या कहते हैं? संतृप्तता कहते हैं। यह स्थिति संतृप्तता कहलाती है। समझ आ गया? अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, वहां पर क्या दिखाया गया है? एक तो चैनल होते हैं, प्रोटीन चैनल। चैनल में जो भी मॉलिक्यूल है, अणु है, वह अपनी अधिक सांद्रता से डायरेक्ट कम सांद्रता की ओर जा सकता है। इसे कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में परिवहन होना। किंतु एक होते हैं कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन कैसे काम करते हैं? अब इसने क्या किया, इसने अधिक सांद्रता से एक कण यहां लिया और ऐसे घुमा, ये हिस्सा इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इसे कहते हैं रोटेशन। एनसीईआरटी में दिखाया गया है, और इसने इस अणु को इधर से इधर छोड़ दिया। तो कैरियर क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। तो रोटेशन से वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ले जाते हैं अणुओं को। अब इसके बाद यदि यहां पर जो प्रोटीन उपस्थित है, किसी झिल्ली में जो प्रोटीन उपस्थित है, वह प्रोटीन यदि किसी एक ही प्रकार के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन करते हैं, तो वह कहलाता है यूनिपोर्ट। किसी झिल्ली में उपस्थित कोई प्रोटीन केवल एक ही प्रकार के अणु का परिवहन करता है, तो वह यूनिपोर्ट कहलाता है। को ट्रांसपोर्ट, इसके बाद को ट्रांसपोर्ट, सह परिवहन, यानी कि जब झिल्ली में उपस्थित कोई प्रोटीन तो विभिन्न प्रकार के अणुओं का परिवहन करता हो, लेकिन अगर वो एक ही दिशा में है तो उसे सिंपोर्ट कहते हैं, और यदि दिशाएं अलग अलग हों तो वो
क्या कहलाता है? एंटीपोड कहलाता है। तो वहां ए और बी एक ही दिशा में आ रहे हैं, लेकिन यहां ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जाते हैं दो प्रकार के अणु। तो को ट्रांसपोर्ट सह परिवहन दो प्रकार का हो गया, सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इसके बाद सक्रिय परिवहन की बात करते हैं। तो इस प्रकार का परिवहन भी केवल किसमें मिलता है? सजीवों में उपस्थित होता है। केवल अणु या कण या आयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कैरियर प्रोटीन द्वारा परिवहन करते हैं और ऊर्जा की सहायता लगती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एक अपहिल प्रक्रिया है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन किया जाता है, चयनात्मक होगा और इनिबिटर द्वारा रोका जाएगा और संतृप्तता प्रदर्शित करता है। अब यहां पर इनिबिटर क्या होते हैं? मान लीजिए यहां पर कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन के साथ इनिबिटर यानी के संदमक, संदमक मतलब जो प्रोटीन के कार्य को रोकता हो, यदि वह जुड़ जाए तो वह इसके प्रोटीन के कार्य को रोक देगा। तो इसे कहते हैं इनहिबिटर, जो प्रोटीन से होने वाले परिवहन को या प्रोटीन के कार्य को रोक दे। पादप और जल का संबंध देखते हैं, आपस में क्या इनमें संबंध होता है। तो इनका जो संबंध है वो बहुत ही शानदार है। जो जल है वह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई भी चीज घोली जा सकती है। तो पादप कोशिका में सामान्यतः 80% जल होता है, एवरेज। तो पादप के सभी पदार्थों का परिवहन जल के द्वारा होता है और जल कोशिका को स्फीति दाब प्रदान करता है, जिससे उसकी संरचना बनी रहती है। तो यदि हम तरबूज को देखें तो लगभग उसमें 92% जल होता है। शाकीय पौधे में 95 से 90% जल होता है। सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने वजन के बराबर जल का अवशोषण कर देता है। तो इसका मतलब पादप के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना पादप का जीवन नहीं है। अब बात आती है परासरण पर। परासरण किसे कहते हैं? तो देखो, यह एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। क्या है? विशिष्ट प्रकार का। समझ आ गया? यानी कि जल का सुसाध्य विसरण परासरण कहलाता है। बहुत छोटी बात बताई मैंने एकदम। जल का सुसाध्य विसरण, जब जल मेम्ब्रेन से होकर निकलेगा तो वहां प्रोटीन होंगे जिनके द्वारा उसे भेजा जाएगा। ठीक है, यह किस पर निर्भर करता है? अब एक बात समझिए कि यहां मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में यहां पर जल भरा हुआ है। तो इस जल की एक मुक्त ऊर्जा है। क्या है? मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी जिसे हम कहते हैं। सारा खेल इस मुक्त ऊर्जा का होता है। यही वो ऊर्जा है जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। समझ आ गया? अब इसे समझने से पहले कुछ और चीजें समझा देता हूं। झिल्ली के प्रकार। एक झिल्ली होती है अपारगम्य, जिससे कोई भी विलय या विलायक आर पार नहीं जा सकता, जैसे क्यूटिन युक्त कोशिका भित्ति। पारगम्य झिल्ली जैसे कोशिका भित्ति, ऐसी झिल्ली जिससे कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट जा सकता है। ठीक है, इसके बाद होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह चयनात्मक होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली जैसे अंडे की झिल्ली, केवल क्या जल या सॉल्वेंट उससे पार हो सकता है। तो 4 प्रकार की झिल्लियां होती हैं। अब यहां पर एक डायग्राम है जो आपको पूरा परासरण समझाएगा। यहां मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर में मैंने जल भर दिया है। ये बीकर है। अब आप मानकर चलिए कि इसमें ये इसकी मुक्त ऊर्जा को मैं इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो इधर भी इतनी ही मुक्त ऊर्जा उपस्थित होगी। दोनों तरफ मैंने 1-1 लीटर जल ले लिया। क्या ले लिया है? 1-1 लीटर जल दोनों तरफ है। अब मैंने क्या किया कि इसकी बी साइड में 1 मोल शर्करा डाल दी।
1 मोल शर्करा ऐड कर दी, तो इस शर्करा को इसमें घोलने में इसकी इतनी ऊर्जा खत्म हो गई। तो किसके पास मुक्त ऊर्जा है ज्यादा? तो ए के पास मुक्त ऊर्जा अधिक है, तो उसे बराबर करने के लिए ए की तरफ से जल अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए किधर जाएगा? बी की तरफ जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जब जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर परिवहन करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? यह परासरण कहलाता है। अब परासरण की परिभाषाएं सारी सामने है। कैसे? मुक्त ऊर्जा के आधार पर जल या सॉल्वेंट जाएगा। सॉल्वेंट याद रखना, सॉल्यूट कभी नहीं जाता। अपनी अधिक मुक्त ऊर्जा से कम मुक्त ऊर्जा की ओर परिवहन करता है किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। सॉल्वेंट के हिसाब से, जल के हिसाब से जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। सॉल्यूट के हिसाब से जल अब सॉल्यूट की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। और विलयन, तनु विलयन से जल सांद्र विलयन की ओर परिवहन करता है किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। ये सारी परिभाषाएं किसकी हैं? परासरण की सारी परिभाषाएं हैं। इसके बाद पोटैटो ओस्मोमीटर, यानी कि आलू के द्वारा एक क्या बना सकते हैं हम? ओस्मोमीटर। कैसे? एक बड़ा आलू लिया, छील लिया, और उस आलू के बीच में हमने ऐसे गड्ढा बनाया, पूरा आर पार नहीं, उसे नीचे से काट कर रखने लायक बना देते हैं। और अब मैंने क्या किया? यहां पर मैंने बाहर की तरफ जल भर दिया है। अब इसमें जल भरा हुआ है बाहर, और यहां उसके अंदर जो गड्ढा था उसमें मैंने क्या भर दिया है? 10% विलयन, यानी कि 1 लीटर पानी में उसका 10% चीनी मिला के इसमें भर दिया। और ये वो पहला स्थान है जहां तक वो मैंने भरा है। इस आलू को मैंने जल में रख दिया, कुछ समय बाद इसका स्तर बढ़ गया, ये यहां से यहां पहुंच गया है। तो स्तर बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो ये मुझे क्या प्रदर्शित करा है? परासरण। यानी कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कहां जा रहा है? कम सांद्रता की ओर जा रहा है। और आलू यहां पर किसकी भांति कार्य कर रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रहा है। क्लियर? इसके बाद पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब बात करते हैं परासरण दाब की, कि परासरण दाब क्या होता है। अब यदि परासरण दाब को समझना है तो परासरण दाब, जिसे ओस्मोटिक प्रेशर हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका एक सूत्र है। वो क्या है? ओपी। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ICRT। आई क्या है? डिसोसिएशन वैल्यू, यानी कि कोई जो आपने सॉल्यूट डाला है, जो भी डाला है, वो कितने हिस्सों में टूटा। सी क्या है? सांद्रता। आर क्या है? कांस्टेंट, और इसका मान क्या होता है? 0.082। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ओपी को हम पाई से भी करते हैं, तो पाई इज इक्वल टू ICRT, ये NCRT में दिया हुआ है, ये याद रखना है। इसके बाद क्या होगा? परासरण दाब कैसे निकाला जाता है? तो एक थीसिल फनल लेते हैं, ये केमिस्ट्री की लैब में मिलता है, हमने इसे उल्टा किया हुआ, ऐसे होता है, और इसमें एक लंबी सी पाइप लगी होती है, मैंने इसे उल्टा कर लिया, और उल्टा करके इसके मुंह पर यहां अंडे की झिल्ली बांध दी है, और इसके अंदर मैंने 10% शर्करा विलयन भर दिया है, और यह इसका प्राथमिक स्तर है। क्या है? प्राथमिक स्तर। कुछ समय पश्चात, अच्छा बाहर मैंने क्या किया? बीकर में जल भर दिया और उसे छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात मुझे क्या दिखाई दे रहा है? कि जल का स्तर बढ़ गया है और वो यहां तक पहुंच गया है। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया कि मैंने इधर से एक पिस्टन लगाया, ये रहा पिस्टन, दिखाई दे रहा होगा, और इस पिस्टन पर मैं जो दाब यहां से डालूंगा उसे मैं एमीटर में देख सकता हूं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहां से जल का जाना रोक दिया जाएगा। वो दाब जो जल की एंट्री को रोक दे, जल के अंदर जाने को रोक दे, जल के प्रवेश को रोक दे, वह दाब क्या कहलाता है? वह परासरण दाब कहलाता है।
वह दाब जो जल के परिवहन को एसपीएम द्वारा रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है। जल विभव किसे कहते हैं? देखो, जल विभव का एक सूत्र है और वो क्या है? वो है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। यह जल विभव का एक सूत्र है। अब यहां देखो, मैं क्या बता रहा हूं कि यहां मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में शुद्ध जल भरा हुआ है। शुद्ध मतलब H2O, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। ठीक है। जो साई एस है वो सॉल्यूट पोटेंशियल है और साई पी प्रेशर पोटेंशियल है। सॉल्यूट मतलब जो चीनी या नमक जो भी डाल रहे हो। तो क्या इस शुद्ध जल में नमक है? नहीं। तो साई एस क्या हो गया? 0। और साई पी क्या हो गया? वो भी 0, क्योंकि दाब कोई हम अतिरिक्त लगा ही नहीं रहे। तो साई डब्ल्यू क्या आ गया? वाटर का जल का विभव कितना आ गया? 0। यानी कि शुद्ध जल की गतिज ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा या जल विभव अधिकतम होता है जिसका मान 0 होता है। समझ आ गया? 0 होगा। क्लियर हो गई बात? अब यही चीज हम इस डायग्राम में समझेंगे। यहां पर साइड ए और साइड बी, ये ए साइड है, ये बी साइड है। बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा रखी है। फॉर्मूला हमें याद है। हमारा फॉर्मूला है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। याद है सबको? अब ए साइड की कंडीशन देखते हैं। ए साइड में अभी तक हमने कुछ नहीं मिलाया, तो साई एस 0, साई पी 0, तो जल विभव 0। बी साइड में भी अभी तक कुछ नहीं मिलाया, केवल शुद्ध जल उपस्थित है। दाब दोनों तरफ 0 है, तो कुल जल का परिवहन दोनों तरफ बराबर होगा। तो 0 मान दोनों तरफ आ गया। ना तो जल इधर जाएगा ना इधर जाएगा, या जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, तो 0 का 0 रहेगा। कुल कितना जल गया? 0। अब मैं दूसरी कंडीशन पे आता हूं। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया कि बी साइड में, कौन सी साइड में बेटा? बी साइड में मैंने 1 मोल शुगर, शर्करा डाल दी। अब जैसे ही मैंने 1 मोल शर्करा ऐड की तो मुझे साई एस का मान निकालना पड़ेगा, और मेरे पास सूत्र है -ICRT। तो साई एस का मान आ गया -22.4 एटमॉस्फियर। ये मान आ गया मेरे पास 22.4 एटमॉस्फियर। और P क्या है इधर? 0। P की वैल्यू अभी भी 0 है। तो साई डब्ल्यू कितना आ गया? तो साई डब्ल्यू आ गया -22.4। अब आप सोचो कि इधर क्या है? 0 है, इधर -22.4 है, तो किधर जल विभव अधिक है? इधर अधिक है, क्योंकि माइनस में है। तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन पर आते हैं। अगर मैं बी साइड पर प्रेशर लगाऊं तो वो इसके लिए कैसा होगा? धनात्मक। कितना प्रेशर लगा रहा हूं? 22.4 एटमॉस्फेयर का। तो इधर साइड डब्ल्यू क्या हो गया? 0, और इधर भी साइड डब्ल्यू 0। समझ आ गया? कंडीशन 4 क्या है कि अगर इधर मैं 1 मोल शर्करा डाल दूं तो इधर क्या है? अभी 0 है, अब मैंने इधर 1 मोल शर्करा डाल दिया, तो इधर का कितना चला गया? -22.4। इधर का कितना आ रहा था? 0। तो जल इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जल का परिवहन जल विभव पर निर्भर करता है। जल विभव किस पर निर्भर करता है? साई एस, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट के विभव पर, और प्रेशर, दाब विभव पर निर्भर करता है। विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी किसे कहते हैं? वही चीज जो अभी पढ़ी, वही चीज यहां पर है, बस नाम बदल दिए गए। तो हमें याद रखना है न्यूनता। क्या याद रखना बेटा? न्यूनता। तो यहां पर वही हमारे पास बीकर है, सब कुछ वही है। बस याद रखना है कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी।
एक ओस्मोटिक प्रेशर होता है विसरण दाब। जब दोनों तरफ 1-1 लीटर जल है तो विसरण दाब बराबर है। अच्छा, क्या इधर कोई दाब लग रहा है, इधर लग रहा है? नहीं, तो 0 दाब। अच्छा, विसरण दाब परासरण दाब दोनों तरफ 0, क्योंकि अभी तक आपने किसी भी तरफ कोई चीनी, नमक, कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली, तो ना तो जल इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कुल योग 0 होगा। लेकिन अगर आप बी साइड में 1 मोल शर्करा डाल दें, 1 मोल शर्करा ऐड कर दी, तो ओपी बराबर आईसीआरटी से क्या आ गया? 22.4। तो अब देखो, दोनों तरफ विसरण दाब बराबर था, लेकिन जैसे ही आपने बी साइड में शर्करा डाली तो इधर का विसरण दाब कम हो गया। ये रहा विसरण, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, इधर का ज्यादा है। तो ज्यादा कमी कहां आई? इधर कमी आ गई। कितनी? 22.4। तो जल अपनी कमी पूरी करेगा, तो जिधर वो ज्यादा होगा उधर से जिधर कमी होगी उधर की तरफ बढ़ेगा। तो इस प्रकार जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। स्पष्ट हो गई बात? तो अब इसमें जल इधर से इधर जाएगा, लेकिन यदि ये बिल्कुल सेम वही है। अब मैंने क्या किया कि मैंने बी साइड में यहां पर प्रेशर लगा दिया। कितना? 22.4। तो यहां का डीपीडी कितना हो गया? 22.4 माइनस 22.4। फॉर्मूले के हिसाब से दोनों तरफ का डीपीडी क्या हो गया? बराबर। तो जल कहीं भी नहीं जाएगा। तो यानी कि किसी कोशिका के भीतर या बाहर जल का आना या जाना किस पर निर्भर करता है? उसके विसरण दाब पर, उसके परासरण दाब पर, समझ आ गया, और उसमें उपस्थित सॉल्यूट पर निर्भर करता है। अब यहां पर समझो कि यहां मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने शुद्ध जल डाल दिया है। अभी जल उपस्थित है और अब मैंने इस जल में 1 मोल शर्करा का डाल दिया। तो किस प्रकार का विलयन बन गया? लेकिन कैसा विलयन नहीं कह सकते, लेकिन हां, इसकी बराबर में मैंने एक और ऐसा ही विलयन बनाया, लेकिन यहां 1 मोल था, यहां मैंने 2 मोल शर्करा के डाल दिए। तो एक तरफ 1 मोल है, एक तरफ 2 मोल है। जल बराबर है दोनों तरफ, 1 लीटर यहां 1 लीटर यहां। अब अगर मैं इन दोनों विलयन को एक दूसरे के सामने रखकर देखूं तो इधर कम शर्करा है और इधर अधिक शर्करा है। तो इसका नाम है हाइपोटोनिक और इसका नाम है हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब कम और टॉनिक का मतलब शर्करा। हाइपर का मतलब अधिक और टॉनिक का मतलब शर्करा। यानी कि विलयन को उसमें उपस्थित शर्करा के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक विलयन होगा। समझ आ गया? लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें 1 मोल शर्करा यहां और 1 मोल यहां है, तो ये दोनों आपस में आइसो मतलब समान शर्करा वाले, जिनमें शर्करा की सांद्रता समान है, जिसमें सॉल्यूट की सांद्रता समान है, क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक विलयन कहलाएंगे। अब यदि मान लीजिए मेरे पास यहां एक पादप कोशिका है और मैं पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देता हूं, यानी कि इस कोशिका के समान इसमें शर्करा की मात्रा कम है, तो जल का क्या होगा? जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, तो कोशिका के अंदर जाना शुरू करेगा। इसे कहते हैं अंतः परासरण, यानी कि एंडोओस्मोसिस। अब आप सोचिए कि जब चारों तरफ से जल इसके अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? यह यहां पर एक दाब उत्पन्न करेगा, यानी कि इसका कोशिका द्रव्य बाहर की ओर एक दाब लगाना शुरू करेगा, और उस दाब को क्या कहते हैं? उसे स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहा जाता है। स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो किसी कोशिका में टर्गर प्रेशर को टीपी से और वॉल प्रेशर, अब ये भित्ति इसके बराबर एक प्रेशर लगाएगी जिसे क्या बोलेंगे? वॉल प्रेशर। ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं।
तो एक स्थिति ऐसी आएगी, जल अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, स्फीति दाब बढ़ता जा रहा है। तो जब सेल पूर्ण रूप से स्फीत हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो टीपी है, टर्गर प्रेशर है, वो ओपी के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस कोशिका का डीपीडी 0 शून्य हो जाता है। तो पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका में जल की आवश्यकता शून्य हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर विलयन है और ये कोशिका रख दी हमने, लेकिन ये इसके समान सांद्रता वाला विलयन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो जब इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखेंगे तो जितना जल अंदर जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। समझ आ गया? तो क्या होगा? कुल शून्य। एक होती है सामान्य कोशिका, उसे हम फ्लैसिड सेल कहते हैं, जिसमें टर्गर प्रेशर 0 होगा। तो फॉर्मूला याद है ना, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो टीपी अगर 0 हो जाए तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो किसी सामान्य कोशिका में डीपीडी ओपी के समान होता है। अब एक कोशिका है जिसे हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, यानी कि बाहर जो सांद्रता है वो अधिक है, तो जल अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि बाह्य परासरण प्रारंभ हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस। जब एक्सोस्मोसिस होगा तो जीव द्रव्य जो है वो अंदर की ओर संकुचन प्रारंभ कर देगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो किसी प्लाज्मोलाइज सेल में जिसमें प्लाज्मोलाइसिस हो रहा हो, टर्गर प्रेशर ऋणात्मक हो जाता है, तो डीपीडी में इसे जोड़ेंगे तो यहां तो यही फॉर्मूला होगा, तो यहां जल की आवश्यकता अधिक होगी। तो किसी प्लाज्मोलाइज सेल में टीपीडी ऋणात्मक होता है। समझ आ गया? क्या होता है? ऋणात्मक। अब यहां पर उसी फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने बोला था, ए साइड है, बी साइड है, यहां मैंने 1 मोल शर्करा डाल दी है। शर्करा, शुगर क्या है? इधर इधर शर्करा है। और यहां मैंने 1 मोल नमक, सॉल्ट जिसे आप कहते हैं, वो डाल दिया है, NaCl। तो किसका जल विभव कम होगा, किसका अधिक होगा? जल कहां से कहां जाएगा? तो जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका साई एस माइनस 22.4 और इसका साई एस माइनस 44.8 आता है। प्रेशर दोनों तरफ बराबर है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि जब नमक को आप जल में डालेंगे तो नमक टूट जाएगा, Na और Cl, तो 2 मोल बन जाएंगे। तो इसलिए इसका जो शुगर सॉल्यूट पोटेंशियल है वो दुगना हो जाएगा। समझ आ गया? यस नो? तो ऐसा इसलिए होता है। अब यदि हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो बीच में ये क्या हो रहा है? प्लाज्मोलाइसिस, संकुचित हो रहा है बीच में। तो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में यहां कौन सा विलयन उपस्थित होगा? वो होगा हाइपरटोनिक, तभी तो जल बाहर आएगा। अब एक प्रश्न यहां पर देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यहां पर कि टीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। हमें पता है हमारे पास एक कोशिका है ए, एक कोशिका है बी और एक कोशिका है सी। 3 कोशिकाएं हमारे पास है। इसका डीपीडी 10 है, यानी कि इसका ओपी 10 है और टीपी 0 है। इसका ओपी 12 है, इसका 5 है, इसका ओपी 10 है, टीपी 2 है। तो मैंने डीपीडी निकाल दिया, इसका 10 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 8 आ गया। तो देखो इसके पास बहुत कमी है, 10 मतलब 10 पॉइंट की कमी है। इसके पास 7 पॉइंट की, इसके पास 8 पॉइंट की। तो सबसे ज्यादा कमी इसके पास है, तो 7 में से 10 की तरफ, 7 से 8 की तरफ और 8 से 10 की तरफ जल जाएगा। यानी कि जल बी कोशिका से ए में, बी से सी में और सी से ए में जाएगा। क्या हो यदि एक कोशिका को हम पहले अल्कोहल में रखें और फिर जल में रख दे, पादप कोशिका को? तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
जल में रखने पर। पूछो क्यों? क्योंकि जब आपने उसे अल्कोहल में रखा तो उसकी कोशिका भित्ति खुल गई, उसकी पारगम्यता समाप्त कर दी, क्योंकि कोशिका भित्ति लिपिड की बनी हुई है और लिपिड अल्कोहल में घुलनशील होता है। इसलिए अंतःशोषण इम्बाइबिशन किसे कहते हैं? अधिशोषण और अवशोषण दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अधिशोषण। तो मान लीजिए यहां मेरे पास कोई पार्टिकल है, कोई कण है, और जल उसके क्या हो गया, सरफेस पर चिपक गया है कण की, उसे कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, जल चिपक जाता है। एक होता है कैपिलरी एक्शन। एक बारीक कांच की नली होती है, बहुत बारीक, ऐसे बारीक कांच की नली है। इस बारीक कांच की नली को यदि आप जल में खड़ा करेंगे तो जल अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, इसे कहते हैं केशिका। तो इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। दो चीजें हो गई। अब मैंने क्या किया, स्पंज का एक टुकड़ा लिया, जल में रख दिया, तो क्या होगा? तो जल यहां पर उपस्थित किनसे, जो केशिकाएं हैं उनसे ऊपर की ओर बढ़ेगा, और जो स्पंज के क्या है, कण हैं, उनके ऊपर उसका अधिशोषण हो जाएगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को अंतःचूषण या इम्बाइबिशन कहते हैं। तो बिस्किट को चाय में डाला तो वहां पर अधिशोषण होता है, इम्बाइबिशन होता है। जैसे जब आप चने को जल में डालते हैं तो उसका एक छोटा सा छिद्र होता है जहां से जल उसके अंदर प्रविष्ट होता है, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। बीज के जो कोटिलिडन है, बीज पत्र है, उनमें क्या है, इस प्रकार से प्रोटीन भरा हुआ है। तो प्रोटीन के कणों के ऊपर यहां क्या होगा, प्रोटीन के कणों के बीच में जल का अधिशोषण होगा, तो जल इनके बीच में भरता चला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो नजदीक नजदीक मॉलिक्यूल हैं, कण हैं, जब जल इनके ऊपर चढ़ना शुरू होगा तो इनके बीच में क्या बनेगा, डिस्टेंस, दूरी बनेगी। तो जिससे क्या होगा, इसका आकार बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। और यह आयतन क्या करेगा, सीड के जो ऊपर की तरफ टेस्टा है उसे तोड़ देगा, बीज चोल को तोड़ देगा, जिससे बीज का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, अधिशोषण आवश्यक है। बीज के अंकुरण के लिए अधिशोषण आवश्यक होता है। तो अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की। तो पौधे के वायव्य भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं? तो एक होता है रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। तो जब रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो रंध्र खुल जाते हैं, उनसे होता है। तो टोटल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 50 से 90% रंध्रों द्वारा होता है। इसके बाद आता है क्यूटिकल द्वारा, लगभग 9 से 9.9%। और इसके बाद लेंटिसेल से होने वाला, लेंटिसेल जो काष्ठीय तने होते हैं उन पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसे लेंटिसेल कहते हैं। तो 0.1 से 1% वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जिन संरचनाओं से होता है उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो यहां पर यदि हम स्टोमेटा को देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां बीच में दो विशेष आकृति की कोशिकाएं उपस्थित हैं। विशेष आकृति की, विशेष आकृति कैसी है इनकी, इनकी आकृति है वृक्क के समान। ठीक है, जैसा राजमा होता है घर में, ऐसी इनकी आकृति है। तो इन कोशिकाओं को गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गार्ड सेल। इसके बाद सहायक कोशिकाएं बराबर में होती हैं। गार्ड सेल और सहायक कोशिका के बीच में स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, स्टोमेटा। तो ये रंध्र बंद है। प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ये रंध्र बंद है, ये खुल गया है। तो बीच में ये जो खुला हुआ है इसे छिद्र कहते हैं, ये बीच में छिद्र कहलाता है। इसके बाद ये जो गार्ड सेल है इसकी बाह्य भित्ति है और ये आंतरिक भित्ति है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। लेकिन इन क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। यह द्विबीजपत्री
का रंध्र है, जबकि एक बीजपत्री का जो रंध्र में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डंबल के आकार की होती हैं और वहां पर वृक्क के आकार की होती हैं। दोनों में यही अंतर होता है, बाकी कार्य में दोनों समान होती हैं। तो अब यहां पर एक थ्योरी दी गई है कि भाई किस प्रकार से स्टोमेटा खुलते हैं। तो यहां क्या होता है, ये क्या है, ये हमारी गार्ड सेल है, गार्ड सेल। तो इस गार्ड सेल में क्या होगा कि यहां पर पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट उपस्थित है, जो बदलेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बदलेगा मैलिक एसिड में। ये जो मैलिक एसिड है ये टूट जाएगा मैलेट आयन में और एच आयन में, ठीक है। तो जब ये एच आयन में टूट जाएगा तो यहां से इन एच आयन को सब्सिडरी सेल में भेजा जाता है और उनके बदले वहां से के आयन इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो एच आयन बाहर निकल गए, के आयन अंदर आ गए, लेकिन इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी के रूप में प्रयोग की जाती है। अब यहां पर केएल आयन और मैलेट आयन किस में भर जाते हैं, इसके भर दिए जाते हैं, किसमें, रिक्तिका में, रसधानी में भर दिए जाते हैं। तो जब यहां पर ये भर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसका परासरण दाब बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, परासरण दाब बढ़ाते हैं। ये परासरण दाब बढ़ेगा तो कोशिका में जल की आवश्यकता बढ़ेगी। तो बाहर से जल, सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिकाओं से जल कौन सी कोशिका में घुसना शुरू होता है, गार्ड सेल में घुसना शुरू हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जाना प्रारंभ हो जाता है, जिससे इस कोशिका का स्फीति दाब बढ़ता है। जब इस कोशिका का स्फीति दाब बढ़ता है तो यह कोशिका खिंचना शुरू होती है, दो तरह से खिंचेगी। अब यहां पर यह रंध्र कोशिका है इस प्रकार से, तो ये ऐसे भी खींचेगी और ऐसे, क्योंकि इसकी भीतरी भित्ति मोटी है तो वो खिंच नहीं पाती, और जिस वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो इस प्रकार से स्टोमेटा खुल जाता है। तो यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक खिंचाव इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। ये भित्ति, इस पर टेंशन क्रिएट होगा तो जिस वजह से ये भित्ति अंदर की ओर खिंच जाएगी और स्टोमेटा खुल जाएगा। जब स्टोमेटा खुलेगा तो वहां से गैसों का विनिमय प्रारंभ हो जाता है। CO2 अंदर आना शुरू हो जाएगी और O2 बाहर जाना शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में वाष्पोत्सर्जन भी प्रारंभ हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन भी प्रारंभ हो जाता है। तो जल के प्रवेश से गार्ड सेल का स्फीति दाब बढ़ता है, जिससे गार्ड सेल लंबाई में बढ़ती है। बाह्य भित्ति पतली होने के कारण बाहर की ओर मुड़ जाती है और तनाव के कारण भीतरी भित्ति बाहर की ओर आ जाती है, जिससे स्टोमेटा खुल जाता है। इसके बाद अब बात आती है कि भाई ये बंद कैसे होता है। तो ये परिकल्पना है। परिकल्पना मतलब ऐसा सोचा गया, ऐसा होता होगा, होता है नहीं होता वो नहीं पता। तो किसी भी तनाव की स्थिति में क्या बनेगा, एब्सिसिक एसिड बनेगा। मान लीजिए पानी की कमी हो जाए, वाष्पोत्सर्जन चल रहा है, पानी की कमी हो गई, तो जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करेगा, वो प्रोटोन पंप को बंद कर देगा। वो जो प्रोटोन बाहर जा रहे थे, के आयन अंदर आ रहे थे, उन्हें बंद कर देगा। तो जैसे ही वो बंद होंगे तो के आयन और एच आयन का आदान प्रदान बंद हो जाएगा और के आयन की कमी के कारण कोशिका का परासरण दाब कम होता चला जाएगा। परासरण दाब कम होगा तो जल इस कोशिका से वापस सब्सिडरी कोशिका में चला जाएगा, स्फीति दाब कम होगा और रंध्र बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से रंध्र बंद हो जाता है। अब इसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो बाह्य कारक, सबसे मुख्य कारक होता है आर्द्रता। आर्द्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है वाष्पोत्सर्जन के, सीधी सी बात याद रखनी है। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, अगर आर्द्रता कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ाओगे तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, किंतु एक निश्चित सीमा तक, उसके बाद स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। यह ग्राफ इसी को प्रदर्शित करता है। यहां आपने तापमान बढ़ाना शुरू किया तो एक स्तर तक क्या होगा, बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद बंद हो जाएगा क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। वातावरणीय दाब,
तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। वातावरणीय दाब कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। वायु की गति, तो वायु गति न होने पर वाष्पोत्सर्जन कम होगा, लेकिन वायु अगर धीमी गति से बहेगी तो अधिक होगा, लेकिन बहुत तेज बहेगी तो फिर कम हो जाएगा जी। क्योंकि जैसे ही पानी की अतिरिक्त मात्रा पादप से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। और जल की स्थिति, भाई जल कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, जल अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। आंतरिक कारक, क्षेत्रफल, एक छोटी पत्ती होती है एक बड़ी, तो बड़ी पत्ती से क्या होगा, अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। छोटी पत्ती से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसके बाद क्यूटिकल, अगर क्यूटिकल मोटी है तो कम होगा और पतली है तो अधिक होगा। स्टोमेटा की संख्या, अगर पत्ती में स्टोमेटा की संख्या अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और कम है तो कम होगा। स्टोमेटा की स्थिति, अगर स्टोमेटा निचली सतह पर है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा और दोनों सतह पर फैले हुए हैं तो अधिक होगा। तो ये आंतरिक कारक हो गए जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद कैनोपी, कैनोपी मतलब अब यहां पर 3 प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसकी बड़ी सघन छतरी बनी हुई है, इसकी छतरी बिखरी हुई है, उसकी उससे कम है। तो कहां अधिक होगा, तो यहां बहुत अधिक होगा और यहां कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती हैं। कर्टिस, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, यह बात कर्टिस ने रखी कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक आवश्यक बुराई होती है। आवश्यक क्यों, क्योंकि जल और खनिज का अवशोषण और परिवहन इसी से होता है। बुराई इसलिए कि अवशोषित जल का 98% भाग, कितना, 98% भाग वाष्पित कर दिया जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो यह पत्ती की आंतरिक संरचना है। यहां पर यह पत्ती की आंतरिक संरचना है और यहां यह जाइलम फैला हुआ है ऐसे बीच में। ठीक है, ये जाइलम है ऐसे, और यहां पर ये मीजोफिल कोशिकाएं हैं। तो देखो जब स्टोमेटा खुले हुए होंगे तो जल, यहां जल की मात्रा अधिक है और वो वातावरण की तरफ बढ़ेगा क्योंकि यहां जल की मात्रा कम है, तो जल अपनी वाष्प के रूप में अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है। अब इस कोशिका में जल की कमी हो गई तो ये कहां से पूरी की जाएगी, ये पूरी की जाएगी जाइलम से। अब जाइलम की इस कोशिका में कमी हो गई तो पीछे से जल इधर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। समझ आ गया, तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन खिंचाव लगता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिस खिंचाव के कारण ये जल ऊपर की ओर बढ़ता है। समझ आ गया। अब जड़ द्वारा जल का अवशोषण, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो जड़ द्वारा जल का अवशोषण 2 प्रकार से देखा जा सकता है। देखो यहां ये मिट्टी है, मृदा जिसमें जल भरा हुआ है, तो यह हो सकता है कि यहां से जल रोम, मूल रोम में प्रविष्ट हो और मूल रोम से कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होते हुए वह कहां तक पहुंचे, वह जाइलम तक पहुंचे। एक रास्ता तो यह हो गया, और एक रास्ता यह है कि जो जल है वह अंतरा कोशिकीय अवकाश से होते हुए और कोशिका भित्ति से होते हुए तब जाइलम तक पहुंचे। इसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं और इसे सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। यह सिम्प्लास्ट है। अगर जल कहां से होकर जा रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो जल के प्रविष्ट होने के 2 तरीके हो गए। कौन कौन से, एक सिम्प्लास्ट और एक एपोप्लास्ट। ये सिम्प्लास्ट है, ये एपोप्लास्ट है, 2 प्रकार के तरीके हो गए। अब सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि जो जल है वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए प्रविष्ट करता है, किंतु एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप उपस्थित होती हैं। तो जो जल भीतर से आ रहा है उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए पहुंचेगा और वहां से वो जाइलम में प्रविष्ट हो जाएगा और जाइलम उसे लेकर ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये सिम्प्लास्ट है। लेकिन एपोप्लास्ट में क्या होगा, एपोप्लास्ट में जल भित्ति
और अंतराकोशिकीय अवकाश से होते हुए पहुंचेगा, लेकिन यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होने के कारण यह भी सिम्प्लास्ट में आ जाता है। इसके बाद एपोप्लास्ट नहीं होता, इसके बाद सिम्प्लास्ट होता है। सिम्प्लास्ट में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल विभव के कारण स्थानांतरित होता है, और एपोप्लास्ट में जल कोशिका भित्ति व अंतराकोशिकीय अवकाश द्वारा परिवहन होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्ट से आने वाले अधिक खनिज को रोकने का काम करता है। भाई जो अधिक खनिज आ रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। एंडोडर्मिस से आगे सभी जो भी जल है वो सिम्प्लास्ट पाथवे से ही जाइलम में प्रविष्ट होता है। कुछ पौधों में मूल रोम नहीं होते तो जल अवशोषण के लिए अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं, जैसे माइकोराइजा। तो ये क्या होता है, पाइनस में जो मूल होती है उसके ऊपर इस प्रकार से जो फंजाई होती है, कवक होता है, वो लिपटी रहती है। तो ये क्या करती है, क्षेत्रफल बढ़ाती है, जल और खनिज का अवशोषण करती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पाइनस के बीज के अंकुरण के लिए माइकोराइजा की आवश्यकता होती है। इसके बाद अब किस प्रकार से जल नीचे से ऊपर जाएगा, तो एसेंट ऑफ सैप, जल द्वारा जाइलम द्वारा जल का परिवहन। ठीक है, तो एक प्रयोग है जिसमें एक पौधे का भाग ले लेते हैं जिसमें जड़ नहीं होती और उसे जल में खड़ा कर देते हैं, तो क्या दिखाई देता है, और जल रंगीन इयोसीन वाला जल डालते हैं। इयोसीन मतलब जिससे लाल रंग हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो अपने आप जल ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका तना काट के देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जाइलम लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जल का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। यह बात यहां से समझ में आती है। मूल दाब क्या होती है, देखो, मूल द्वारा चारों ओर से जल का अवशोषण किया जाएगा और वो जल इकट्ठा होकर जाइलम में पहुंचता है, और यह जल जाइलम में एक दाब उत्पन्न करता है जिसे मूल दाब कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया, जिसे क्या कहते हैं, मूल दाब। तो प्रारंभ में यह समझा जाता था कि जाइलम में जल के परिवहन के लिए मूल दाब उत्तरदायी है, लेकिन यह छोटे पौधों तक ही सीमित रहता है, क्योंकि बहुत अधिक लंबे पेड़ या पौधों में मूल दाब नहीं काम कर पाएगा। मूल दाब को साबित करने के लिए क्या करते हैं, एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं और उस पौधे को काट लेते हैं। ये यहां से काट दिया इसका तना, इसके बाद इसमें यहां कांच की एक नली लगा दी, उसे बांध दिया और इसमें जल भर देते हैं और जल के ऊपर मरकरी भर देते हैं Hg। कुछ समय बाद देखते हैं कि ये इसका स्तर बढ़ गया है, इसका मतलब मूल दाब है जो मरकरी को उठाने में भी सक्षम है। अब लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि मूल दाब का परिमाप बहुत कम होता है, तो बहुत लंबे पेड़ों पौधों में यह कार्य नहीं कर सकता। ठंडी भूमि में उगने वाले पौधों में मूल दाब होता ही नहीं, और यहां पर ये हमने इसकी जड़ काट दी इस पौधे की और इसे इस एपरेटस में लगा दिया, तो ये जल क्या हो रहा है, तो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि मूल है ही नहीं। तो इसका मतलब कि जल अवशोषण के लिए मूल दाब पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं होता। समझ आ गया। अब इसमें एक चीज और होती है, उसे कहते हैं बिंदु स्राव। मूल दाब छोटे पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, छोटे पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यह बात याद रखनी है। इसके बाद अब यहां पर बिंदु स्राव, तो पौधों की पत्तियों से बूंद के रूप में जल का बाहर आ जाना बिंदु स्राव कहलाता है, और जो मूल दाब के कारण होता है। तो यदि पत्ती को ऐसे, पत्ती है, हमने पत्ती को ऐसे किया और बीच में से काट दिया, तो उसका छोर इस प्रकार से दिखाई देता है, ये कहलाते हैं हाइडेथोड। तो इस प्रकार हाइडेथोड से बूंद के रूप में जल बाहर आने लगता है, यह कहलाता है बिंदु स्राव। ठीक है, बिंदु स्राव के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति, अधिक आर्द्रता, मृदा में जल की अधिकता, ताप कम,
ये सब चीज होनी चाहिए। तो टमाटर, घास, इन सब में बिंदु स्राव देखने को मिलता है, और बिंदु स्राव केवल छोटे पौधों में मिलता है, बड़े पेड़ों में नहीं होता। इसके बाद डिक्सन और जॉली, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। उन्होंने कहा कि भाई जल किस प्रकार से ऊपर आता है, तो डिक्सन और जॉली ने वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, आसंजक व ससंजक बल सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पौधों में जल का परिवहन होता है। समझ आ गया? तो पहले ससंजक बल क्या होता है? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल जिससे ये जुड़े रहते हैं, और यह है ससंजक बल जल को टेंसिल स्ट्रेंथ देता है। बचपन में आपने सिरिंज में पानी भरा होगा, इंजेक्शन होता है, और उसके आगे उंगली लगा लेते उसे खींचते हैं, लेकिन जल बीच में से टूटता नहीं, तो वो उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ है। तो ये इसका मुख्य कारण है। तो क्या होता है कि जब यहां पर वाष्पोत्सर्जन होता है इस प्रकार से, तो ये जो जल के अणु है जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक अणु यहां से खींचा जाएगा, एक यहां से बाहर। तो जब यहां से अणु को खींचना शुरू करेंगे तो पीछे वाले अणु एक दूसरे के साथ ससंजक बल से जुड़े हुए हैं और ऊपर खींचते चले आते हैं, तो जिससे पूरा का पूरा जल ऊपर की ओर उठता है, और इस प्रकार से जल बाहर आता है। तो वाष्पोत्सर्जन, आसंजक बल, ससंजक बल द्वारा जल जाइलम में नीचे से ऊपर की ओर खिंचता है। इस कारण जल का मूल में एपोप्लास्ट अवशोषण होता है। लगभग 98% जल का अवशोषण एपोप्लास्ट द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहली बात कि भोज्य पदार्थों का जो निर्माण है वो ग्लूकोज के रूप में होगा। ग्लूकोज क्रियाशील होता है और जल में घुलनशील होता है। तो यानी कि अगर ग्लूकोज के रूप में ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो रास्ते में गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि क्रियाशील है। दूसरा, सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज क्रियाशील नहीं होता, लेकिन जल में घुलनशील होता है। और स्टार्च ना क्रियाशील होता ना घुलनशील होता। तो इसमें तो एक रूप सुक्रोज बनता है जिसके रूप में भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील है और अक्रियाशील है। ठीक है? तो भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में किया जाता है। तो यह परिवहन किसके द्वारा होता है? यह परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन के बनने वाले स्थान को सुक्रोज के सोर्स कहते हैं, सोर्स, और जहां पर उसका प्रयोग होगा वो सिंक कहलाता है। तो सोर्स से सिंक तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? भोजन का परिवहन द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय कैसे? कि भाई जहां भोजन बन रहा है, अब ये पत्ती है, पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है, तो यहां से भोजन टिप की तरफ भी जाता है और यहां से जड़ की तरफ भी आता है। ठीक है? अब पतझड़ के बाद सोचो आप, पतझड़ हो गया, उसके बाद जब नई पत्ती आनी शुरू होती है तो वो भोजन का निर्माण नहीं करती, तो उस समय तने से भोजन कहां जाता है? पत्ती की ओर। तो द्विदिशीय हो गया? नहीं हो गया? दो दिशाओं में भोजन का परिवहन हो रहा है। अब किस प्रकार से ये भोजन पहुंचता है, यहां पर एक डायग्राम द्वारा समझा रहा हूं, समझिएगा। तो यहां पर मेरे पास एक एपरेटस है। इस एपरेटस में अब आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर ये मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल कोशिका। मीजोफिल कोशिका में सुक्रोज बन रहा है। क्या बन रहा है? सुक्रोज। और ये क्या है? ये सोर्स है। यहां से, और ये क्या है? ये कैंपेनियन सेल है। कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन कोशिका जिसे कहते हैं। तो यहां से सुक्रोज को क्या किया जाता है? इसमें लोड किया जाता है, तो यह कहलाता है लोडिंग। और यह सक्रिय परिवहन होता है। क्या होता है? सक्रिय परिवहन। यह सक्रिय परिवहन है। अब कैंपेनियन सेल में भर गया,
जब कैंपेनियन सेल में ये सुक्रोज भरेगा तो इसका क्या बढ़ेगा? तो सबसे पहले क्या हुआ? सुक्रोज का निर्माण हुआ, उसके बाद इसका सक्रिय परिवहन हुआ और ये कैंपेनियन सेल में भर गया। अब कैंपेनियन सेल में क्या होगा? ये तीसरा पॉइंट है। कैंपेनियन सेल में यहां पर क्या होगा? यहां परासरण दाब बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ता है। तो परासरण दाब बढ़ता है। तो जब परासरण दाब बढ़ता है तो चारों ओर से यानी कि जाइलम से जल क्या होता है? ये चौथा पॉइंट, जाइलम से जल कैंपेनियन सेल में जाता है। चला गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा पांचवें में? तो इसका क्या बढ़ेगा? इसका स्फीति दाब बढ़ेगा और इस स्फीति दाब के कारण जल फ्लोएम में आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। स्फीति दाब बढ़ता है। तो जिस कारण जल कहां? सिव ट्यूब में प्रवेश कर जाता है। और कहां? मान लीजिए ये मूल की कोशिका है, मूल कोशिका। तो मूल कोशिका में यहां फिर क्या होगा? सक्रिय परिवहन। क्या होगा? सक्रिय परिवहन। और फिर जल को मूल कोशिका में भर दिया जाता है जहां उसका प्रयोग कर लिया जाता है या उसे स्टार्च के रूप में बदल दिया जाता है और अतिरिक्त जल वापस जाइलम में आ जाता है और वहां से फिर कहां पहुंच जाता है? ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। इस प्रकार से यहां पर जो भोज्य पदार्थ है उनका परिवहन होता है। अब ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। ये वही डायग्राम है जो अभी हमने पढ़ा। तो यहां पत्ती है, यहां पर इस पत्ती में किसका निर्माण हो रहा है? भोज्य पदार्थों का। तो उच्च स्फीति टरगर दाब के कारण यह जल के साथ कहां? फ्लोएम के सिव ट्यूब से होते हुए चारों ओर बढ़ना शुरू करता है। ठीक है। और क्या होगा? उपापचार भंडारण हेतु क्या होगा? यहां पर इसे निकाला जाएगा तो सक्रिय परिवहन होगा और यहां से अतिरिक्त जल को वापस फिर लिया जाता है। तो शर्करा विलयन निम्न स्फीति दाब के क्षेत्र में बहता है। शर्करा विलयन निम्न दाब के यानी के अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है। इस प्रकार से फ्लोएम में भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैप्टर समाप्त हो गया। नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।